बीएड सेकेंड ईयर थर्ड पेपर और हम लोग बात कर रहे थे पाठ्य सहगामी क्रियाओं की। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत हम लोगों ने जो पिछले वीडियो में देखा है उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना नया टॉपिक जो थर्ड यूनिट का है वो उसके अंतर्गत हम लोग पाठ्य सहगामी क्रियाओं क्रियाओं का क्रियान्वयन तथा व्यवस्था कि जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं जब उनका संचालन किया जाता है तो किस प्रकार उनको क्रियान्वयन की व्यवस्था होती है, ठीक है, तो किस प्रकार व्यवस्था की जाएगी उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे केंद्रीयकरण। सबसे पहले क्या होता है केंद्रीयकरण। अगर हम केंद्रीयकरण की बात करें तो किस आधार पर बोले या फिर किसको सेंटर मानकर ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है उसके बारे में। तो भाई कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उससे पूर्व कुछ योजना बनेगी और वो योजना है किनके द्वारा बनेगी तो समितियों के द्वारा योजना बनती है। कोई इससे पूर्व समिति का निर्माण किया जाता है, समिति के अंदर अध्यापक है, विद्यार्थियों को लिया जाता है, फिर उसकी योजना बनाई जाती है किस प्रकार कार्य को क्रियान्वित करना है। तो क्रियान्वयन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रत्येक सहगामी क्रियाओं के संचालन हेतु समिति का गठन किया जाता है। समिति का गठन किया जाता है, ठीक है। केंद्रीयकरण के अंतर्गत क्या आएगा, सबसे पहले समिति का गठन किया जाएगा, फिर है निर्धारित किया जाता है कि उन्हीं सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए जो शैक्षिक महत्व रखती हो। ठीक है, दूसरा क्या है, पहला तो क्या है कि संचालन समिति का गठन किया जाए। फिर दूसरी बात है कि ये ध्यान में रखा जाए कि उन्हीं क्रियाओं का आयोजन सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत किया जाए जो कि शैक्षिक महत्व को रखती हो, जिससे शिक्षा का उससे संबंध हो या फिर शैक्षिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण हो। अगला बिंदु है विद्यार्थी अनुभवी अध्यापकों के या शिक्षक लिख सकते हैं, अनुभवी अध्यापकों के निर्देशन के द्वारा इन क्रियाओं का संचालन करें। देखिए, मैंने सबसे पहले ये बात कही कि कोई भी कार्यक्रम हो जब उसका आयोजन किया जाता है तो समिति का गठन किया जाता है और समिति का जब गठन किया जाता है उसके अंतर्गत विद्यालय स्तरीय जो अध्यापक हैं, छात्र हैं, उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है, मगर समिति के सदस्यों के रूप में उन्हें ही लिया जाता है। फिर दूसरी बात है कि जो सहगामी क्रियाएं हैं उनमें किन क्रियाओं का आयोजन किया जाए जो कि शैक्षिक महत्व रखती हो। तीसरा है कि जो विद्यार्थी हैं अध्यापकों के निर्देशन में इन क्रियाओं का संचालन करेंगे, क्योंकि विद्यार्थी हैं उन्हीं को हर प्रकार के कार्य हैं इससे संबंधित दिए जाते हैं, तो जो विद्यार्थी हैं वही ये सारे कार्य करते हैं। लास्ट है इसी में केंद्रीय
समिति द्वारा, केंद्रीकरण की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर केंद्रीय समिति का निर्माण किया जाता है, गठन किया जाता है। तो केंद्रीय समिति द्वारा व्यय का लेखा जोखा रखा जाए। ठीक है, अंतिम बात क्या है कि केंद्रीय समिति जो सदस्य है, जिसको भी इस प्रकार का कार्य दिया गया है, वो क्या करेगा, जो खर्च हुआ है उसका लेखा जोखा वो अपने पास रखेगा। अब पहला बिंदु था केंद्रीकरण, क्रियान्वयन और व्यवस्था के अंतर्गत। दूसरा बिंदु है हमारा, दूसरा है पर्यवेक्षण। जब पर्यवेक्षण की बात करें तो अगर हम बात करें कि जांच की या फिर देखरेख की, तो वो किसके द्वारा की जानी चाहिए। तो जब ये समिति बनाई जाती है तो समिति ही निर्धारित करती है कि जो अध्यापक है वो बच्चों को नियंत्रित न करे, उसकी बजाय उन्हें निर्देश एवं परामर्श दे कि आपको ऐसा करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। केवल उन्हें डांट फटकार कर एक जगह बैठाना नहीं है, उन्हें मोटिवेशन देना है कि आप लोग यदि अगर कोई प्रतिभागी भाग रहा है तो आप क्लैपिंग कीजिए, आप लोग उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनकी रिपोर्टिंग कीजिए। उस प्रकार की जो चीजें होती है वो अध्यापक करे, ऐसे नहीं कि बच्चों को मुंह बंद करके या फिर किसी भी प्रतिबंधित करके मतलब रोके किसी भी प्रकार से, तो ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। तो अगर पर्यवेक्षण की बात करें हम तो सहगामी क्रियाओं के आयोजन में पूर्ण नियंत्रण के स्थान पर निर्देशन अधिक महत्व रखता है। ठीक है, जो बात मैंने कही कि अध्यापक है वो बच्चों को नियंत्रित न करते हुए निर्देशन प्रदान करेगा, तो वो ज्यादा अच्छा होगा किसी भी सहगामी क्रियाओं के आयोजन के अंतर्गत। दूसरा बिंदु है संचालन का उत्तरदायित्व। ऐसे अध्यापकों को सौंपा जाए जो जिसकी रुचि इन क्रियाओं में हो। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि जब पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करवाया जाए तो अध्यापकों को कार्य देने से पूर्व ये ध्यान रखा जाए कि जो जिस क्रिया में इंटरेस्ट लेते हैं, जिनमें रुचि रखते हैं, उन्हें उसी प्रकार का कार्य दिया जाए। जिससे कि क्या होगा कि जो अध्यापक है वो उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करवाने की प्रयास करेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कार्य का जो वितरण किया जाए तो इस बात को रुचि का ध्यान जरूर रखा जाए। नेक्स्ट बिंदु है जहां तक संभव हो प्रत्येक अध्यापक को किसी न किसी कार्य, किसी न किसी क्रिया का
भार दिया जाए। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, पहले तो क्या बात की है कि रुचि के अनुसार कार्य किया जाए। दूसरी बात ये की है कि प्रत्येक अध्यापक को कार्य दिया जाए, क्योंकि भाई रुचि के अनुसार, भले रुचि हो चाहे नहीं हो, लेकिन ऐसी बात है कि जो कुछ ऐसे कार्य होते हैं, जैसे कि पहला कार्य मैंने बताया कि अध्यापक है वहां पर बच्चों को निर्देशन प्रदान करें, नियंत्रण न करें। तो अगर अध्यापक को पूर्व बता दिया जाए कि आप इस प्रकार से बच्चों को ट्रीट करें और बच्चों को इस प्रकार संभालें, तो वो निर्देशन का कार्य तो अध्यापक कर ही सकता है। तो जो क्रियाओं, जैसे जो क्रियाएं हो रही है, सहगामी क्रियाएं हो रही है, वो अगर अध्यापक उसमें रुचि नहीं ले रहा है तो उसे कुछ अलग अलग तरह की जो व्यवस्थाएं होती है, जैसे कि पहली बात ये कि मेहमानों को बैठाने की व्यवस्था है, उससे संबंधित कुछ व्यवस्था हो, उसमें वो बच्चों को साथ लेते हुए उस प्रकार की व्यवस्था करा दे। अगर कुछ अल्पाहार की व्यवस्था है तो वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था है उसके अंतर्गत उसको दे दिया है। तो मतलब कि क्या है कि पूरा जब जो कमेटी बैठती है, इस कार्य का जब वितरण किया जाए तो प्रत्येक अध्यापक को किसी न किसी कार्य का भार दे दिया जाए, जिससे कि आपस में उनकी ये बात नहीं होगी कि उपरोक्त शिक्षक है वो उसे कोई भी कार्य नहीं दिया गया है, वो फ्री होकर बैठा है, या फिर इस प्रकार का कोई दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनको उससे क्या होगा, वो हतोत्साहित हो जाएंगे कि हम तो पूरा टाइम कार्य कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, इतनी तैयारियां कर रहे हैं, और ये अध्यापक फ्री बैठे हैं। इसीलिए किसी भी अध्यापक को फ्री नहीं रखना है, उन्हें किसी न किसी प्रकार का कार्यभार जरूर सौंपा देना चाहिए। क्योंकि यदि अगर प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य समिति है वो उन्हें कार्य नहीं देती है तो क्या होता है, वो हमें तो कोई कार्य मिलना नहीं है, तो वो अपने अनुसार ही योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर उस कार्य में एक तो रुचि भी नहीं लेते हैं। फिर दूसरी बात यह है कि अलग बातें करते हुए उस जो कार्य हो रहा है वो बिगड़ने की कगार पर आ जाता है। इसीलिए प्रत्येक अध्यापक को कोई ना कोई कार्य दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय को प्रेरित करने हेतु, विद्यालय को प्रेरित करने हेतु विद्यालय को प्रेरित करने हेतु विद्यालय में सुविधाजनक परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए। जब जांच की जाए, जब पर्यवेक्षण का कार्य किया जाए, तो वहां पर विद्यालय को प्रेरित करने के लिए कि विद्यालय आगामी भी इस प्रकार की योजना बनाते हुए इन सहगामी क्रियाओं का आयोजन करे, तो उन्हें प्रेरित करने के लिए क्या करना है, सुविधाजनक परिस्थितियों का निर्माण करें। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो पर्यवेक्षण जांच करने के लिए आ रहा है, या फिर किसी चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जा रहा है, या हो सकता है समिति द्वारा ही उन्हें मोटिवेशन का कार्य, उन्हें प्रेरित करने का कार्य होना चाहिए कि भाई आपने ये कार्य बहुत अच्छा करवाया है, हमारी तरफ से इस प्रकार की सुविधा आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे कि आपका प्रोग्राम और अच्छा होगा। तो इस प्रकार के जब व्यूज मिलते हैं तो वो पार्टी सहगामी क्रियाएं हैं वो क्या उनको बढ़ावा मिलता है। तो ये ध्यान रखा जाए कि विद्यालय में प्रेरित करने वाले सुविधाजनक परिस्थितियों का निर्माण वहां पर होना चाहिए कि जो इसके पक्ष में बोले। ठीक है, ऐसा नहीं कि हो सकता है कि कुछ कमियां रह जाती है, उसके बारे में भी चर्चा होती है, लेकिन बिल्कुल ही प्रोग्राम को कभी आयोजित ना हो ऐसा कोई व्यक्ति, उनको हतोत्साहित करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसे नेगेटिव फीडबैक उन्हें नहीं मिलना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक। क्योंकि हो सकता है कुछ कमियां रह जाती है, लेकिन उन कमियों को दूर भी किया जा सकता है। तो पॉजिटिव फीडबैक जब मिलते हैं तब उन कमियों को दूर करते हुए बहुत अच्छे आगे के लिए भी योजनाएं तैयार की जा सकती है। तो यहाँ पर प्रेरित करते हुए सुविधाजनक परिस्थितियों का निर्माण किया जाना चाहिए। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में छात्रों का भाग लेना। और विद्यार्थी को किस प्रकार भाग लेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो तीसरा बिंदु है पाठ्य सहगामी
क्रियाओं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विद्यार्थियों का भाग लेना, विद्यार्थियों का भाग लेना, ये अगला बिंदु जो है वो है विद्यार्थियों का भाग लेना। जब इस प्रकार के पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए तो उसमें ये निर्धारित किया जाना चाहिए कि विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार वो अपना सहगामी क्रियाओं का चयन करें, कोई भी सहगामी क्रियाओं पर थोपी नहीं जाए। दूसरी बात यह है कि एक विद्यार्थी कितनी प्रतियोगिता में भाग ले सकता है ये भी निश्चित होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनके द्वारा हम समझ सकते हैं कि विद्यार्थी जब बात करें हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं में विद्यार्थियों के भाग लेने की तो किन किन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। तो पहला बिंदु है, पहला है क्षमता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, क्षमता के अनुसार किसी न किसी क्रिया में भाग लेना। ठीक है, विद्यार्थी वो अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी क्रिया में भाग ले सकते हैं, क्योंकि बालकों को इतना मोटिवेट तो कर ही सकता है अध्यापक जिससे कि बालक किसी न किसी क्रिया में तो आगे, क्योंकि सबके अंदर जो प्रतिभा होती है वो छुपी होती है। एक अध्यापक ही ऐसा जो मंच का निर्माण करता है जिससे कि बालक की जो प्रतिभा है वो उभर कर आती है। तो ये बात है कि जो अध्यापक है जो पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत बालकों को कोई किसी क्रिया को लादे तो नहीं, उन पर थोपे तो नहीं, लेकिन अध्यापक को ये ज्ञात हो सकता है क्योंकि अध्यापक जब कक्षा में उपस्थित होता है, जब जैसे एंटर होता है तो कक्षा की स्थिति को देखते ही भाप जाता है कि अभी क्या स्थिति है, एक्चुअल स्थिति क्या है, किस प्रकार उसे टीचिंग करवाना, अपना शिक्षण कार्य किस प्रकार करवाना है, या कौन से विद्यार्थी उसे शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करेंगे, ऐसी सारी जानकारी एक अध्यापक को कक्षा में एंटर होते ही हो जाती है। तो वही बात है कि अध्यापक है वो किस बच्चे में कौन सी प्रतिभा छिपी है उसको उजागर कर सकता है, तो उसकी क्षमता के अनुसार किसी न किसी क्रिया में भाग ले। दूसरा है निर्धारित किया जाए, निर्धारित किया जाए निर्धारित किया जाए कि कितनी क्रियाओं में, कितनी सहगामी क्रियाओं में भाग लिया जा सकता है, भाग लिया जा सकता है। ठीक है, अगला बिंदु क्या है कि ये भी निर्धारित कर दिया जाए कि एक बालक है वो कितनी क्रियाओं में भाग ले सकता है, क्योंकि बच्चे के अंदर कोई रुचि की बात है, प्रतिभा की बात है, तो हो सकता है एक बालक में एक से अधिक प्रतिभा छिपी हो, तो हो सकता है वो और भी क्रियाओं में भाग ले, तो पहले से गलत है क्योंकि एक बच्चा है उसे पता तो नहीं, उसने नाम लिखवा दिया और पूर्व में डिसाइड नहीं था कि एक बच्चा कितने में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो बच्चा तो सभी में नाम लिखवा देगा। ठीक है, क्योंकि रुचि अगर रखता है थोड़ी बहुत भी तो बालक उसको कोशिश करता है कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ, उसका प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है। तो अगर बालक एक से अधिक में नाम लिखवा दे और फिर यदि वो प्रतियोगिता एक ही समय में आयोजित की जा रही है तो क्या एक बालक प्रत्येक जो आयोजित की जाने वाली सहगामी क्रिया उसमें भाग ले सकता है एक ही समय में? तो नहीं ले सकता है। तो ये बात को पूर्व में निश्चित करना होगा कि बालक को कितनी क्रियाओं में भाग ले सकता है, क्योंकि आपस में जो सहगामी क्रियाओं का जो आयोजन है आपस में क्लैश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है कि एक समय में 2 या 3 क्रियाएं हम लोग आयोजित कर सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए कि बालक पूर्व में ही निर्धारित कर लिया जाए कि बालक इन क्रियाओं में किसी समय भाग ले सकता है। तो ये बात। तीसरी बात है सहगामी क्रियाओं के चयन का आधार, सहगामी क्रियाओं के चयन का आधार। बालक है वो किन किन क्रियाओं, बालक है जो सहगामी क्रिया
आवश्यकता। बालक को किस प्रकार की क्रिया करने में रुचि है, वो किस प्रकार की आवश्यकता महसूस करता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, तो वो आवश्यकता के अनुसार चयन करेगा। दूसरा है रुचि के अनुसार, बालक की रुचि क्या है उसके अनुसार वो चयन करेगा। तीसरा है शैक्षिक महत्व, शैक्षिक महत्व। कुछ बालक शिक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं कि मुझे ये पढ़ाई में कहाँ काम आएंगे। फिर प्रतिभाशाली बालक को ये ध्यान रखता है कि उसे फर्स्ट कैसे आना है, रैंक कैसे आना है। यदि मैं पार्टिसिपेट करूंगा, क्योंकि टीचर उन पे वो करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि आप इतने पढ़ाई में होशियार हो, भाई इंटेलिजेंट हो, आप प्रतिभाशाली हो, तो आप दूसरी क्रियाओं में भाग क्यों नहीं लेते हो, इन क्रियाओं के कारण आप पीछे हो रहे हो। तो बच्चे देखते हैं कि मेरे शैक्षिक महत्व की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, तो उस दृष्टि से भी बच्चे भाग ले लेते हैं। नेक्स्ट है विविधता। अब बालक की विविधताओं को ध्यान में रखते हैं कि कुछ बालक ऐसे होते हैं कि वो ऑल ऑफ टैलेंट उनके अंतर्गत होता है, तो विविधताओं को ध्यान में रखते हुए कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन होना चाहिए, विविधता उसके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि बालक है वो समय समय पर अलग अलग सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हुए अपना प्रस्तुतिकरण दे सके। अब है स्थान और सदस्यता। अगला बिंदु है स्थान और सदस्यता। स्थान तथा अब स्थान, अगर स्थान की बात करें पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए स्थान, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं को आयोजन कहाँ पर किया जाना चाहिए, उनके लिए स्थान की बात की जाए तो जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो वहां तक विद्यालय में ही इन क्रियाओं का आयोजन करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि जो कार्य हमें रेंट देकर, मतलब कि जो जमीन का जो स्थान हमें रेंट देना पड़ेगा वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, वित्त से संबंधित जो समस्या वो नहीं आएगी। दूसरी बात, वहां पर अरेंजमेंट करने, विद्यालय से बच्चों को ले जाना, वहां पर गेस्ट के लिए व्यवस्था करना, वो और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो आयोजन है वो वहीं पर करना चाहिए। फिर दूसरी बात है सदस्यता की, तो सदस्यता के अंतर्गत बाहर के व्यक्ति को न लेते हुए विद्यालय के जो अध्यापक है, अन्य कर्मचारी हैं, उन्हीं को सम्मिलित करना चाहिए सदस्यता के अंतर्गत भी। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम हम लोग देखेंगे। जहां तक संभव हो विद्यालय के प्रांगण में ही, विद्यालय के प्रांगण में ही सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाए। नेक्स्ट है इसी में सदस्यता विद्यालय सदस्यों तक ही, सदस्यता विद्यालय सदस्यों तक ही सीमित रखी जाए, ठीक है। सदस्यता कैसी? विद्यालय सदस्यों तक रखी जाए, जैसा बताया आपको। नेक्स्ट है इसी में समय सारणी में सहगामी क्रियाओं को, समय सारणी में सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाए। ठीक है, तो इन बिंदुओं के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि भाई जो क्रियाएं हैं वो विद्यालय में आयोजित किया जाए, और सदस्य भी हैं विद्यालय के अंदर जो है हमारे पास कर्मचारी वगैरह हैं, उन्हीं को उसमें इंक्लूड किया जाए, और जो समय सारणी के अंतर्गत भी स्थान दिया जाए कि
क्रियाओं को, मतलब कि समय सारणी के अंतर्गत प्रारंभ में या अंत में कुछ ऐसे कालांशों का व्यवस्था की जाए, जैसे कि जो हमें विद्यालय स्तर पर ये कक्षा कक्ष के अंतर्गत ही हमें जो सहगामी क्रियाएं आयोजित करनी है, तो हम उन रिक्त कालांशों के आधार पर या फिर वो जो एक्स्ट्रा क्लास होते हैं, जो जीरो क्लास होते हैं, उन्हीं के अंतर्गत ही हम इन क्रियाओं का आयोजन कर सकते हैं। अब अंत में है आपका गृह कार्य प्रश्न। गृह कार्य प्रश्न पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन में केंद्रीकरण तथा पर्यवेक्षण के बारे में समझाइए। दूसरा प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के क्रियान्वयन में विद्यार्थियों का भाग लेना तथा स्थान एवं सदस्यता के बारे में लिखिए। तो ये दो जो प्रश्न हैं वो आपको अपने गृह कार्य के रूप में अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाए। बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। यदि आप सार्वजनिक स्तर पर जाते हैं तो सैनिटाइजर साथ रखें, हाथों को बार-बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।